जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं शक्ति। 3 टॉपिकों को इसमें शामिल किया गया है। ध्यान दें, 3 टॉपिक शामिल हुए हैं: शक्ति, ऊर्जा, दर्पण। दर्पण में भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक इसमें समतल दर्पण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शक्ति के बारे में बात करेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, फिर दर्पण। दर्पण में उत्तल, अवतल और एक होता है इसमें समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, ये इनके बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। और पूरा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और शक्ति, जो पहला टॉपिक है आपका शक्ति, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन करके अपने आप को नॉलेजवान बनाएंगे, जिससे कि हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन यहाँ से अगर निकल के आता है तो हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और जो डाउट हैं वो भी आपके, जो जितने भी डाउट हैं, आपने अगर कहीं से भी तैयारी की है या आपने पहले भी पढ़ा है, तो अगर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो बिल्कुल भी लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन शक्ति का है। शक्ति का टॉपिक है हमारा पहला, जो आपको बताना है। शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, पावर के बारे में हमें जानना है सबसे पहले। तो पहला ही क्वेश्चन है और एमसीक्यू के आधार पर पूरी नॉलेज इसमें डिटेल से आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में फ्रेम हुआ है। शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, पावर का मात्रक क्या है? तो इसके ऑप्शन है: ए जूल प्रति सेकंड, बी है आपका अर्ग प्रति सेकंड, सी है वाट, या उपयुक्त सभी सही है। तो बहुत स्टूडेंट जिनको मोटा मोटा पता है वो इस ऑप्शन वाट पे चले जाते हैं। इसका आंसर वाट। जबकि अगर इन चारों विकल्पों में बात करें तो एक एक करके ध्यान देखेंगे। शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाता है, ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक, या तो आप आंसर ऑप्शन में देगा वाट या देगा जूल प्रति सेकंड। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था, शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड, वो भी एसआई पद्धति का मात्रक है। कौन सी पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप बात करें कि अर्ग प्रति सेकंड क्या है, तो ये अर्ग प्रति सेकंड है सीजीएस पद्धति का मात्रक। कौन सी पद्धति का है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है अर्ग। तो शक्ति के तीनों ही मात्रक हैं। ठीक है, जूल प्रति सेकंड एसआई मात्रक है शक्ति का, अर्ग प्रति सेकंड सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ठीक है, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, और वाट भी ऐसा ही मात्रक है शक्ति का। क्या बात क्लियर हुई है इतना? आइए शक्ति के बारे में जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। किसी मशीन द्वारा कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? किसी मशीन द्वारा, अब यहां पर मशीन द्वारा कह रहा है तो मशीन के स्थान पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। तो किसी मशीन या व्यक्ति या पशु द्वारा कार्य करने की जो समय दर है उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य बोले तो शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। ये सूत्र भी आप याद रखेंगे, कार्य बट्टे समय। शक्ति को आप P से डिनोट करते हैं और कार्य को W से, और समय को आप T से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। P शक्ति है, पावर है, W कार्य है। ठीक है, क्लियर है, और T समय है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, W यानी कि वर्क कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक बात है। तो इसका मात्रक जूल होता है, और टाइम का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, इस पर हम सवाल भी करते हैं आगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक करके चलें। आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 3 प्रश्न आप देखें।
इस पर एक सवाल लिया मैंने, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य क्या होगा? यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य क्या होगा? सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य बोलें तो शक्ति। आप फिर से इस पे कंफ्यूज ना हो, सामर्थ्य बोलेंगे शक्ति को। ठीक है, तो शक्ति बराबर अभी लिखवाया था, P बराबर होता है W/T। क्या होता है? W/T। तो यहां पर जो 2 जूल है ये W है भाई, क्या है? W। और 2 सेकंड जो है ये टाइम है। तो आप देखेंगे 2 को W बराबर 2 है और समय T बराबर कितना है भाई? T बराबर कितना है आपका? 2। 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 आएगा और वो भी 1 वाट्स, यानी ऑप्शन सही आंसर ए होगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर समझ लीजिए वीडियो को बैक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से भी थोड़ा ध्यान दें, एक प्रश्न और आप सम्मिलित कर सकते हैं। 10 वाट का एक बिजली का बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत करेगा? 10 वाट का जो बल्ब है 1 मिनट में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? जो ये 10 वाट लिख रहा है ये बेटा आपका पी है, पावर है। वाट जो है पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। और जो ये मिनट लिख रहा है 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और जो सेकंड होता है वो समय का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहां से पूछ रहा है कितनी ऊर्जा बेस्ट करेगा, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू। जैसा कि आप जानते हैं P बराबर W/T होता है। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे डब्ल्यू पूछा जा रहा है, डब्ल्यू बराबर P की T में गुणा करनी है बस आपको। तो P कितना दे रखा है आपका? 10 और T कितना है बेटा? 60। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा टोटल 600 जूल। क्या आएगा? 600 जूल। तो सही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर प्रश्न अग्निवीर वाले बच्चे, अगर आपको ये प्रश्न दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें। एक बात और मैं आपको बताऊंगा यहाँ प्रश्न पर बढ़ने से पहले, जो आपका पावर होता है, शक्ति, वो एक अदिश राशि है। आपसे पूछा जाए शक्ति कैसी राशि है? शक्ति शक्ति पावर कैसी राशि है? तो आप बताएंगे एक अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है? यहां लिख देते हैं अदिश राशि है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं, यानी एचपी के नाम से जाना जाता है, हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। अग्निवीर में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बताओ कोई दिक्कत इतना नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आया, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो आपने अभी तक पावर लगाई उसे क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ए है ऊर्जा, बी है दाब, सी है आपका क्षेत्रफल और डी है आपका आयतन। तो आप बताएंगे क्या कहते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सही आंसर बनेगा ऊर्जा। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक अभी थोड़ी 2 मिनट पहले पढ़ाया था, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। या फिर इसका एक मात्रक और होता है अर्घ, सीजीएस पद्धति में अर्घ। ऐसा ही मात्रक जूल है और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ। बताओ कोई दिक्कत? हम ये बात करें, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, दोनों से ही क्वेश्चन आता है और वो नेक्स्ट प्रश्न आपको बताएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहती हुई हवा
बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको बताना है। बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपका सही आंसर होगा बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा के और मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा एक एक करके। आंधी में टीन का उड़ना, आप एक एक करके सुने। आंधी में टीन का उड़ना किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो आप बताएंगे गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता, गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे गतिज ऊर्जा का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? गतिज ऊर्जा का। ठीक है, बहते हुए जल में, बहते हुए जल में टरबाइन घुमाने की जो क्षमता होती है तो वो भी कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। यानी हम कह सकते हैं बहते हुए जल में टरबाइन के ब्लेडों को घुमाने की क्षमता, यानी टरबाइन को घुमाने की जो कैपेसिटी होगी वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहती हुई हवा में या जल में, चलते हुए जल में, गिरते हुए जल में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा, फेंका गया भाला या तीर, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, भाला या एक आपका आंसर आता है तीर, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? फेंका गया भाला या तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और कुछ और दो तीन क्वेश्चन सुन लीजिए। गतिमान गोली, जो गोली चला दी गई है, रखी हुई गोली नहीं, गतिमान गोली, गतिमान गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गिरती हुई वर्षा की बूंद, एक और एग्जांपल है इसका, सबसे मोस्ट है, गिरती हुई वर्षा की बूंद, गिरती हुई वर्षा की बूंद, इसमें कौन सा ऊर्जा छुपा हुआ है? तो आप बताएंगे एक गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए, लास्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का जो एग्जांपल है, नाचता लट्टू, नाचता लट्टू, लट्टू आप जानते हैं, लहटू जिसे कहते हैं, नाचता हुआ लहटू में कौन सी ऊर्जा है? तो आप बता देंगे उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, हम गतिज ऊर्जा को ध्यान दें, गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के ई से। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², जहां m द्रव्यमान होता है, v वस्तु की गति होती है, वेग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हम ये कह सकते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए। सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है गिरती हुई वर्षा की बूंद में कौन सी ऊर्जा होती है? अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो गतिज ऊर्जा। और आंधी में टीन का उड़ना गतिज ऊर्जा के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये दो तो आपको याद होने ही चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ऊर्जा से संबंधित ही है वो भी। ऊंचाई पर रखी ईंट में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊंचाई पर रखी हुई ईंट में, तो कोई वस्तु स्थिर है, रखी हुई है, तो उसमें हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये याद रखें। और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। ठीक है, यू से प्रदर्शित करते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। ठीक है, U बराबर mgh, ये सूत्र आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली 2023 की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में इस सूत्र को पूछा गया है ऑप्शन के माध्यम से, तो आपको ये याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh, जहां H जो है, H ये किसी वस्तु का पृथ्वी से ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इस पर भी चर्चा करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे आगे। इतना क्लियर हुआ सबको? तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके एग्जाम्पलों को सुन लीजिए बहुत बारीकी से। और अग्निवीर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तना हुआ धनुष, ये कई बार आया है क्वेश्चन।
तना हुआ धनुष, गतिमान धनुष नहीं, तना हुआ धनुष, ठीक है। तना हुआ धनुष जो होता है वो उसमें होती है गतिज सॉरी स्थितिज ऊर्जा। दूसरा एग्जांपल बात करें, दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग की बात करेंगे तो उसमें भी आपसे पूछी जाएगी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर, तीसरा एग्जांपल है बांध बनाकर एकत्रित पानी की जो ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो रहा है सबको। इसके बाद में एक और एग्जांपल बताऊं स्थितिज ऊर्जा का, घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है, और ऊंचाई पर रखी गई ईंट में भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसा कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कोयला, पेट्रोल, मिट्टी के तेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है स्थितिज ऊर्जा होती है। और इनमें एक चीज और कह सकते हैं, इनकी एनर्जी के हिसाब से रासायनिक ऊर्जा भी इनमें सम्मिलित होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, दोनों में से एक आंसर ही आपको मिलने वाला है। कोई दिक्कत? इतने प्रश्न एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे आप, पृथ्वी तल पर स्थित ऊर्जा का मान कितना होता है। पृथ्वी तल पर स्थित ऊर्जा का मान कितना होता है, तो अभी आपने पढ़ा था U बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला था। जो पृथ्वी तल पर है तो H बराबर यहाँ 0 रखा जाएगा। जब पृथ्वी तल पर कोई वस्तु रखी गई है तो इसका मतलब वो H बराबर 0, उसमें हाइट नहीं है, और जो हाइट नहीं है तो रखी हुई वस्तु है, तो H बराबर 0 होगा, तो इसमें U बराबर भी 0 हो जाएगा। यानी कि आप ये मानेंगे पृथ्वी तल पर स्थित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, तो आप सही ऑप्शन बता देंगे 0। कितना हो जाएगा, 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखें, अगर किसी को कुछ कम समझ में आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है या फिर स्पीड कम है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भेज सकते हैं, और यहाँ से आपको रेगुलर वीडियो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। इमरजेंसी कोई होती है तो उसके बाद उस टाइम वीडियो नहीं मिलेगा, बाद बाकी आपको कंटिन्यू पूरी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों मिल जाएंगे। और अग्निवीर बनाने के लिए काफ़ी रहेंगे, जो इतना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बस इतना पढ़िए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो आपको बिल्कुल भी कहीं भी मिस नहीं करेंगे, यानी कि कंप्लीट कंटेंट हैं। आप अग्निवीर भी बन सकते हैं, उससे बड़ा भी एग्जाम लिखाने की कोशिश करोगे इन्हीं नोट्सों के माध्यम से, तो वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। अब ऊर्जा का रूपांतरण चेक करेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण चेक करेंगे। तो ऊर्जा का रूपांतरण चेक करने के लिए इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है, और इसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी 9वें क्वेश्चन से समझने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा यानी लाइट आई, यांत्रिक का मतलब होता है, यांत्रिक का अर्थ है कार्य, ये आपको याद रखना है। क्या है, कार्य। यांत्रिक ऊर्जा मतलब है जो कार्य किया जाता है उसे यांत्रिक बोलते हैं, जैसे विद्युत मोटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कार्य करती है, घूमती है, ठीक है, और घूमना ही यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। यहाँ पर आपको सितार के बारे में भी आप पता होना चाहिए। ये क्या करता है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है। बताओ किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है, किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि करता है, ठीक है। इतना ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें विद्युत जनित लिखा गया है। विद्युत जनित, जनित का मतलब है डायनामा, डायनामा। तुम्हारे एग्जाम में विद्युत जनित्र करके कई बार पेपर में पूछा गया है। विद्युत जनित्र आ जाए या डायनामा एक ही बात है। तो ये डायनामा क्या करता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। और सितार का काम क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलना। और जनरेटर का काम क्या होता है,
देखो विद्युत जनित कह दें, डायनामा कह दें या जनरेटर भी कह दें, बात तीनों एक ही बात है। जनरेटर भी कह सकते हैं, डायनामा भी कह सकते हैं, विद्युत जनित्र भी कह सकते हैं, तीनों एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी में भी। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर प्लेट क्या होता है? सोलर प्लेट के बारे में भी ऑप्शन डी है। सोलर प्लेट क्या करता है? सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर को विद्युत में बदलने का काम करता है सोलर प्लेट। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सीखना, लिखते रहना एक एक करके। अगर हम बात करें विद्युत बल्ब की, विद्युत बल्ब उसी के साथ जोड़कर ट्यूबलाइट, ये क्या करते हैं? ये विद्युत से चलते हैं, और विद्युत से चलते हैं तो विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाश में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट किसके एग्जाम्पल हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर बोले तो आप देख सकते हैं, लाउड स्पीकर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। लाउड स्पीकर ये क्या करता है? लाउड विद्युत से चलता है और ध्वनि करता है। क्या करता है? ध्वनि करता है। यानी हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम है इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहां लेते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये क्या करता है भाई? माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन ध्वनि करता है। ठीक है, माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को बदलने में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम है। ठीक है, लाइट से चलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में और फिर विद्युत को ध्वनि में बदलने का काम करता है माइक्रोफोन। क्लियर है? आपसे पूछा जाए बिजली के पंखा, मिक्सी, मिक्सी और बिजली का पंखा ये क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? ये भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किसी ना किसी एनर्जी को बदल रहे हैं, तो ये विद्युत से चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को बदलेंगे किसमें? गतिज ऊर्जा में, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा कह सकते हैं या फिर यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? इसमें एक एग्जांपल सबसे ज्यादा जो रह गया, लालटेन। लालटेन ये क्या करता है? लालटेन क्या करता है भाई? लालटेन रासायनिक ऊर्जा से चलता है, रासायनिक ऊर्जा से चलता है। और क्या करता है भाई? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है प्रकाश में और ऊष्मा में। तो ऑप्शन में देख लेना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, या फिर उस प्रकाश में देखो ऊष्मा भी होती है, एनर्जी भी होती है। ठीक है, हीट भी होती है, तो ऊष्मा में भी बदल सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या तो ये ऑप्शन होगा, या फिर रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाला ऑप्शन होगा। लालटेन और मोमबत्ती दोनों का एक ही काम है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो? इतने सारे क्वेश्चन आपने 9 में कवर किए। 9 क्वेश्चन अकेला नहीं है, 9 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंट्रोल कराए हैं, और सभी एग्जाम्पल जो पेपर में आते हैं वो कंट्रोल हो गए होंगे आपको, इन्हीं को आप पढ़ें। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। दर्पण में जो कलई के लिए, यानी कि दर्पण के पीछे जो कलई की जाती है वो किसकी होती है? दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। दूसरा ऑप्शन है पारा है, या पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है चांदी है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है। तो दर्पण में जो पीछे उस पर कलई की जाती है वो किस चीज की होती है? ठीक है, तो एक समतल दर्पण को, ध्यान दें, समतल दर्पण को आईना बनाने के लिए, आईना, आईना बोले तो इमेज दर्पण, मिरर, इमेज मिरर बनाने के लिए, मिरर बनाने के लिए, समतल दर्पण को आईना बनाने के लिए या मिरर बनाने के लिए उसमें पीछे की तरफ सिल्वर नाइट्रेट लेप दिया जाता है। तो दर्पण में कलई के लिए, दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। फिर
कभी कभार सिल्वर नाइट्रेट नहीं मिलता है तो हम पारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पारा या मरकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पारा और मरकरी भी नहीं मिलता है तो हम चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन इसके मतलब उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। दर्पण में कलई के लिए सिल्वर नाइट्रेट, पारा या मरकरी या चांदी, इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ एक जुड़ी हुई जानकारी और बता दूं, ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और ये AgNO3 वही है जब बोटिंग के दौरान जो आपके नाखून पर जो स्याही लगती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। सिल्वर नाइट्रेट इसमें 18 से 20% होता है। ठीक है, बाद बाकी और भी चीज़ इसके साथ मिलाई जाती हैं। उसके बाद ये हाथ पर निशान लगाने के लिए प्रयोग की जाती है सिल्वर नाइट्रेट। बताओ कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट कुछ प्रश्न में चलते हैं। दर्पण से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हुए हैं यहाँ से 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप दर्पण से संबंधित पूछेंगे। ठीक है, तो 2h ऊंचाई वाले व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस ऊंचाई का दर्पण लेना चाहिए? अगर हमें समतल दर्पण की बात करें, देखो दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहले तो भी याद है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। जो समतल दर्पण है उसके बारे में पहले हमको पढ़ना है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा, अवतल और उत्तल। ये थोड़ा सुन लीजिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। ठीक है, इनको बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में, उनसे जुड़ी हुई जानकारी हम इसमें देंगे। दर्पण के बारे में एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण समझ लीजिए। समतल दर्पण जो होता है वो एक तरह से जिस दर्पण के दोनों तल सपाट हों, ये कह सकते हैं जिस दर्पण के दोनों तल सपाट हों उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समतल दर्पण लगा सकते हैं ऐसे, ये समतल दर्पण है। ठीक है, इस पर कोई वस्तु यहां आप नोट कर सकते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब इस पर यहां जाएगा, तो वो प्रतिबिंब टकराने के बाद यहां पर निकल के आ जाएगा। और जो ये आपको रेखा होगी ये अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभिलंब। यानी कि हम ये कह सकते हैं आपतित कोण, यानी कि यहां से वस्तु की आपतित कोण आई होगी तो परावर्तित कोण आर होगा। क्या होगा? आर। ठीक है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अंदर। ठीक है, प्रतिबिंब यहां बनेगा एल पर। क्लियर है इतना सबको? तो इससे जुड़ी हुई जानकारी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हमें पूछा जा रहा है, तो 2h ऊंचाई वाले व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे किस ऊंचाई का दर्पण लेना चाहिए? ठीक है, क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बात समझिए कि उसे 2 ऊंचाई का अगर दर्पण लेना, वस्तु 2 ऊंचाई की है, यहां पर खड़ा व्यक्ति 2h का है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो h का बनेगा, यानी आधी ऊंचाई का बनता है। आधी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। आप 6 फीट के हैं तो आप 3 फीट का दर्पण लगा दीजिए घर पर, आपका पूर्ण प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, सही प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। ठीक है, आप 8 फीट के हैं तो 4 फीट का दर्पण लीजिए। तो यहां पर लिख रहा है 2h ऊंचाई वाले व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस ऊंचाई का दर्पण लगाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा h ऊंचाई का। अगर यहां पर h ऊंचाई का ही व्यक्ति है खाली, तो उसे किस ऊंचाई का दर्पण लेना चाहिए? h/2 का। अगर 2h का है तो h का, 4h का है तो 2h का दर्पण आपको लेना होगा। बात क्लियर हुई है इतना? अगर यहां से प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु यहां बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के अंदर बनेगा। कैसा बनेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। दर्पण यहां बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप समतल दर्पण में v वेग से चलते हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा 2v वेग से आता हुआ नजर आएगा, दुगने वेग से। यानी आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दर्पण में
दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी ओर आता हुआ नजर आएगा, यानी समतल दर्पण में दिखाई देगा। अगर दर्पण में v वेग है, वेग का मतलब है चाल, v चाल से आप चल रहे हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब 2v चाल से यानी दुगनी चाल से आना आता हुआ प्रतीत होगा दर्पण के अंतर्गत। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, ये बहुत है मोस्ट है। किसी समतल दर्पण आपतित किरण ए कोण से घूम जाती है, ए कोण से घूम जाती है तो परावर्तित किरण किस कोण से घूमेगी, यानी ये ए की जगह थीटा भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपतित किरण थीटा कोण से घूमती है तो परावर्तित कोण किस कोण से घूमेगी, तो एक ए मानो या थीटा मानो एक ही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसका आंसर जानिए। आने वाली किरण, जो दर्पण पे पड़ने वाली किरण है वो ए एंगल से आ रही है, ए एंगल से, ए कोण से घूम जाती है, तो परावर्तित किरण किस कोण से घूमेगी, तो इसका भी आंसर होगा 2a कोण से, दुगने कोण से घूमेगी। बात क्लियर है? ठीक है, यदि किसी समतल दर्पण को समकोण पर स्थिर किया जाता है और उनके मध्य रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या पूछता है तो कितनी होगी, तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 0 होगी। इनमें चारों ऑप्शन में से एक ठीक है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको समकोण त्रिभुज, समकोण दर्पण के बारे में, चाहे वो 45 के डिग्री पर रखे, 90 डिग्री पर सेट करे या जितने भी डिग्री पर सेट करना चाहता है कर दे। प्रतिबिंब संख्या निकालने के लिए आपको याद रखना है 360 बटे थीटा डिग्री। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि थीटा का वैल्यू जितना भी है उससे यहां पर पुट कर दें, तो कितने पर, समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि किसी समतल दर्पण को समकोण पर स्थित किया जाता है यानी 90 डिग्री पर स्थिर किया जाता है तो उसके मध्य रखे वस्तुओं की संख्या या प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसे 9 से 90 यहां रख देंगे, 0 0 कट गया, 9 चौक 36, टोटल आ जाएगा 4। एक बात और याद रखनी है, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि इस थीटा का वैल्यू रखने के बाद जो संख्या आए 2 4 6 8 10 12 यानी सम संख्या आए, इवन नंबर आए, तो आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो टोटल प्रतिबिंबों की संख्या आएगी 3, यानी ऑप्शन ए सही है। अगर 4 आ रहा है तो एक माइनस करो, 6 आ रहा है तो एक माइनस करो, 8 आ रहा है तो एक माइनस करो, 9 आ रहा है तो एक माइनस नहीं करेंगे, 11 आ रहा है तो एक माइनस नहीं करेंगे, वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। 11 आ रहा है तो 11 ही होगी, 12 आ रहा है तो एक माइनस करके प्रतिबिंब की संख्या होगी, यानी कहने का मतलब सम वैल्यू पर एक माइनस करते हैं और विषम पर एक माइनस नहीं करना है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसा मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने, समकोण की जगह यहां पर 45 डिग्री लिख लें। यदि किसी समतल दर्पण को 45 डिग्री पर सेट किया जाता है, स्थिर किया जाता है, तो उसके बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, तो 360 बटे 45, 45 से भाग करें, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी 5 अट्ठे 40, टोटल आएगा 8। 8 वैल्यू कट के आया तो ये सम संख्या है तो -1 करेंगे तो 7 प्रतिबिंब उसके बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल और जोड़ दूं, व्यवहारिक रूप से समकोण जो होता है, जो नाई की दुकान होती है उस पर ये समकोण पर ही दर्पण को सेट किया जाता है और उनके बीच प्रतिबिंब कम से कम 3 आपको नजर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर, जो आपका आईना, आईना में कितने समकोण दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, कितने समतल दर्पण प्रयोग होते हैं, समकोण नहीं कह रहा, गलत बोल गया, समतल दर्पण कितने प्रयोग होते हैं, आईना जो होता है तो उसमें एक होता है, कितना होता है, एक, और वो भी 90 डिग्री पर सेट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और बात करूंगा यहां पर, एक होता है आपका परिदर्शी, परिदर्शी, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, इसे इंग्लिश में पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। ठीक है भाई, स्कोप। तो पेरिस्कोप में कितने दर्पणों को किस एंगल पर सेट किया जाता है, तो 45 डिग्री पर सेट किया जाता है, और 45 डिग्री पर दो
समतल दर्पण लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण सेट किए जाएंगे तो पारदर्शी परिदर्शी बन जाएगा, यानी पेरिस्कोप बन जाएगा। उसे उस आकृति को पेरिस्कोप कहा जाएगा। इस तरह से चीजों का निर्माण होना स्टार्ट होता है। अगर ज्यादा डीपली है तो आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वीडियो लंबा हो जाएगा। जितनी भी जानकारी है 15वें क्वेश्चन में पहुंच गए हम धीरे धीरे, और ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। वाहन या गाड़ियों में पीछे का दृश्य, ठीक है, देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और डी है उभय अवतल दर्पण। आपको बताना है वाहन या गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस लेंस, किस दर्पण का प्रयोग कर जाते हैं। तो दर्पण का उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 16 है आपका। 15 दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, या 16 लिख सकते हैं या फिर ऐसे रहने दो। निम्नलिखित में से किस किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो सेविंग दर्पण तो अवतल दर्पण होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण होता है, टेबल लैंप जो होती है वो भी अवतल दर्पण होता है, और सोडियम परावर्तक लैंप जो होती है इसमें उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाए निम्नलिखित में किससे अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, तो सही ऑप्शन होगा चौथा। ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप वो होती हैं जो सड़क पर लगाई जाती हैं लाइट के लिए, हाईवे पर लगाई जाती हैं लाइट के लिए, वो सोडियम परावर्तक लैंप होती हैं, और उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये थोड़ा ध्यान से सीखना है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अग्निवीर के लिए तो मैं कहूंगा कि आप इसे ऐसे के ऐसे समझ लें और रटने की कोशिश करो, नहीं तो इसको समझाने का भी मेरे पास तरीका है। इसको अवतल दर्पण की स्पेशल वीडियो में आपको इसे विस्तार से बताएंगे। तो सही आंसर रहेगा उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था 2h ऊंचाई का व्यक्ति लें तो h ऊंचाई का दर्पण आप लगाएं, प्रतिबिंब सही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा छोटा हो गया। प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है? वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा ही बनेगा। और उल्टा होगा, उल्टा भी कैसा होगा? पार्श्विक उल्टा होगा, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब है कि उसकी साइड चेंज हो जाएंगी। क्लियर है इतना? आगे देखो 17 प्रश्न। यहीं पर प्रश्न की बात करें, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, काल्पनिक इमेज, इमेजनरी नंबर होते हैं। काल्पनिक को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इमेजनरी, इमेजनरी। और आभासी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आभासी। काल्पनिक का नाम आभासी भी कह सकते हैं। अगर कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको काल्पनिक, कहीं मिलेगा आभासी। सीधा होगा और वस्तु के साइज का होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा उत्तल दर्पण में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताएं कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ठीक है, तो ऋणात्मक होती है। अभी रट लें, उसके बाद में दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पर स्पेशल वीडियो है, उसमें आपको बारीकी से चित्र बना के समझाई जाएंगी सारी चीज। और ये बहुत आसान है, रटने की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जानकारी ज्यादा नहीं दे रहा मैं। आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताएं। तो वो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, दोबारा से देख लीजिए इसको। ये जो उत्तल दर्पण था, यहाँ मैं दोबारा बताऊंगा प्रश्न को। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा धनात्मक होती है। गलत बता गया, इसे सही कर लीजिए। और आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो वो बताएंगे ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लास्ट प्रश्न है,
एक लड़की एक जादू शीशे में अपना सिर बड़ा देखती है, धड़ उसी आकार का तथा ठीक है, और यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है पर नहीं है, पैर है, ठीक है, पैर छोटे पाती है। तो ऊपर से नीचे दर्पणों का क्रम बताएं। प्रश्न समझ में आया? ये पैर लिख रहा है भाई, पैर छोटे पाती है यानी सिर बड़ा, धड़ उसी आकार का रहेगा जैसा है, और पैर छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से पाती है। तो उसमें कौन कौन से दर्पण का प्रयोग किया है? तो अगर सिर बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब अवतल दर्पण ऊपर है, ठीक है, समतल समतल दर्पण बीच में है जैसा कि आप नाई की दुकान में देखेंगे, और उत्तल दर्पण नीचे लगाया गया है। तो अवतल समतल उत्तल सही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें चैनल को, और आगे आने वाले वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाले समय में, ठीक है, ये जो प्रश्न है आप इनको एक बार देखें और अपनी किताब के साथ इनका प्रयोग करें, किताब के साथ भी आप इनको जोड़ लें। वैसे तो मैं ये कहूँगा आप इनका नोट्स लिख लें और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें। इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, 20 प्रश्न नहीं है, 20 के 100 हैं, 20 के 100 हैं सारे, 20 के 100, ठीक है। 20 के 100 प्रश्न आपको कम से कम इस वीडियो में बताए हैं। आराम से देखना पड़ेगा, पैसेंस से देखना पड़ेगा, धैर्य से देखना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।